Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vaishali and I am back with the series Important Concept through PYQs. सबसे पहले ये पार्ट 2 है इस सीरीज का एंड ये सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आप पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट्स को तो ये आपको रिवाइज कराएंगे एंड अगर अभी तक आपने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं किए हैं तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को अब पढ़ सकते हैं थ्रू दिस सीरीज. तो आज का जो सेशन है उसके टॉपिक्स हैं. फर्स्टली वी हैव माइक्रोस्कोपी एंड सेकेंड वी हैव सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सो वी विल स्टार्ट विद माइक्रोस्कोपी फर्स्ट. माइक्रोस्कोपी सबसे पहले माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको हेल्प करता है माइक्रोब्स को देखने में, जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट? So, your microscope is an instrument that helps us to see microbes या फिर हम कहें उन माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को. और माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स not visible to us by naked eyes. करेक्ट? माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते. नाउ एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं माइक्रोस्कोप में? हम अपना जो सैंपल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसके साइज को एनलार्ज कर रहे हैं ताकि वो हमें क्लियरली विजिबल हो जाए. मैग्नीफाई कर रहे हैं हम अपने सैंपल को. तो जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप तो इसमें हमारे पास 2 डिफरेंट डायमेंशंस हैं. हमारे पास 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जिस पे आपका माइक्रोस्कोप काम करता है. फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? टू फॉर्म एन एनलार्ज्ड इमेज. आपका जो सैंपल है या स्पेसिमेन है उसकी एक एनलार्ज मैग्निफाइड इमेज बनाना प्रिंसिपल है या फिर आप कहोगे वर्किंग है आपके माइक्रोस्कोप का. दैट इज टू फॉर्म enlarged image of specimen और सैंपल. सेकेंड प्रिंसिपल जिस पे आपका माइक्रोस्कोप काम करता है वो है रिजोल्यूशन. एंड रिजोल्यूशन का मतलब है रिजॉल्व करना. अब ध्यान से समझना रिजोल्यूशन का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल यहां एक पॉइंट है एंड ये आपका सेकेंड पॉइंट है एंड ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. तो हमें माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप इन दोनों पॉइंट्स को रिजॉल्व करता है. मतलब हमें इस तरह से दिखाता है कि हमें दोनों पॉइंट्स अलग अलग दिखाई दें. जो पॉइंट्स है वो बहुत माइन्यूट हैं, बहुत छोटे हैं, करेक्ट? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम अपनी नेकेड आई से दोनों को अलग अलग देख पाए. तो माइक्रोस्कोप क्या करता है? इन्हें रिजॉल्व करता है, अलग अलग करता है और हमें इस तरह से दिखाता है कि हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाए, अलग अलग देख पाए. एंड ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? ताकि हम जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं
आपके ऑर्गेनिजम्स में उनको देख पाएं, या फिर अगर सरफेस पर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बहुत पास पास हैं उनको डिस्टिंग्विश कर पाए या डिफ्रेंशिएट कर पाए। एंड रिमेंबर, दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों प्रिंसिपल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Resolution means to differentiate two closely packed, or you can closely packed or placed points. जो दोनों पॉइंट्स बहुत पास रखे गए हैं उन्हें इस तरह से अलग अलग करना है कि एक्चुअली में वो हमें अलग अलग दिखाई दे और हम बहुत क्या कहेंगे बारीकी से स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाए। करेक्ट। तो जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है। वी हैव मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स। इसी कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास जो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप। एंड जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड थर्ड वी हैव इज स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। एंड तीनों में डिफरेंस क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप यूज करता है लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। लाइट as a source of illumination। करेक्ट। स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के लिए, विजिबिलिटी देने के लिए हम यूज करते हैं लाइट का। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उस केस में इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूटिलाइजेशन होता है। यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम। एंड जब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की, तो हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोब्स का यूज करते हैं। मेटल्स के, हेवी मेटल्स के प्रोब्स बनाते हैं और उनको जो स्पेसिमेन है उस पे मूव करते हैं। तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल डिप्रेशंस होगा या अपलिफ्टमेंट होगा स्ट्रक्चर का, उससे आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाएगा। तो एक्चुअली हम स्कैनिंग प्रोब में क्या यूज कर रहे हैं? प्रोब्स मेड ऑफ metals are used to study specimen। ये हो गया तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है। लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट एज अ सोर्स ऑफ एलिमिनेशन यूज करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड स्कैनिंग प्रोब में हम प्रोब्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये आपने देखे। अब उसमें सबसे पहले आपको देखना है, आपको पूरी एक 2-3 स्लाइड्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ऐसी टेबल्स मिली हुई हैं। एंड इस टेबल में सारा कंटेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इस तरह से लगाई गई हैं यहाँ पर। अगर आप इन टेबल्स को अच्छे से समझेंगे, यू कैन डेफिनेटली डू द क्वेश्चंस गिवन टू यू इन द एग्जाम्स। करेक्ट। तो हम भी यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अगर टेबल का कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, दैट वुड बी क्लियर्ड हियर इन इटसेल्फ। सबसे पहले ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। फील्ड वर्ड का मतलब होता है बैकग्राउंड।
करेक्ट। सबसे पहली हम अभी लाइट माइक्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं। ब्राइट फील्ड, फील्ड वर्ड का मतलब होता है बैकग्राउंड, ब्राइट बैकग्राउंड। अब इस माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, इस माइक्रोस्कोपी में बैकग्राउंड भी ब्राइट होगा, ब्राइट मींस इल्यूमिनेटेड होगा, बैकग्राउंड में भी लाइट आएगी, एंड जो आपका स्पेसिमेन है दैट इज ऑल्सो इल्यूमिनेटेड। आपको बैकग्राउंड में भी लाइट रखनी है और स्पेसिमेन पे भी लाइट रखनी है, दैट इज योर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एक्चुअली क्या है, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसका स्ट्रक्चर यहां पे दिया गया है। अब स्ट्रक्चर क्यों दिया गया है, बिकॉज स्ट्रक्चर के ही क्या क्या कंपोनेंट्स है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, उसका क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसलिए यहां पे ये डायग्राम दिया गया है, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लाइट सोर्स। सबसे पहले है आपके पास लाइट सोर्स, जहां से हम बीम ऑफ लाइट जनरेट करेंगे। लाइट सोर्स से आती हुई बीम जाती है कंडेंसर पर, नाम बता रहा है कंडेंसर, कंडेंस करने वाला। क्या करेगा, डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट को एक साथ इकट्ठा करेगा, कंडेंस करेगा और फोकस कर देगा आपके स्पेसिमेन या फिर सैंपल पर। सो आपके पास लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के बाद आपके पास है कंडेंसर, करेक्ट। कंडेंसर जब लाइट को कंडेंस करके स्पेसिमेन की तरफ भेज रहा है, तो स्पेसिमेन कहां पे प्रेजेंट है, स्टेज पर। स्टेज इज द प्लेस जहां पे आप अपना सैंपल या स्पेसिमेन प्लेस करते हैं। नेक्स्ट, जब लाइट पास हो गई स्पेसिमेन के थ्रू, जो भी डिफ्रैक्शन होना था, रिफ्रैक्शन होना था, वो हो गया। अब बीम ऑफ लाइट कहां जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है पहला मैग्निफिकेशन करना, दैट इज जो आपका स्पेसिमेन है उसका पहला मैग्निफिकेशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस करता है। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद जब लाइट जाती है आपकी आईपीस या फिर ऑकुलर लेंस पर, वहां पे होता है रीमैग्निफिकेशन, वहां पर होता है रीमैग्निफिकेशन, दैट इज दोबारा से ऑलरेडी मैग्निफाइड इमेज को मैग्निफाई किया जाता है, एनलार्ज किया जाता है, एंड फाइनली यू आर एबल टू सी अ एनलार्ज्ड मैग्निफाइड इमेज ऑफ योर स्पेसिमेन। एंड यहां पर हमारे पास है नोब्स। नोब्स का काम क्या है, एडजस्टमेंट करना होता है। जब आपको लाइट एडजस्ट करनी है या फिर आपको अपना स्पेसिमेन की पोजीशन एडजस्ट करनी है, उसके लिए आपके पास है नोब्स। डायफ्राम कंट्रोल करता है कितनी लाइट एंटर करेगी कंडेंसर के थ्रू। एंड दिस इज योर बॉडी ट्यूब, जहां पे आपके लेंसेज प्रेजेंट है, एंड दिस इज द आर्म ऑफ योर माइक्रोस्कोप। तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखे वो क्या थे, सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के बाद हमारे पास कंडेंसर है जो एक्चुअली फोकस करता है बीम ऑफ लाइट को टूवर्ड्स द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज। नेक्स्ट वी हैव आवर ऑब्जेक्टिव लेंस। प्राइमरी मैग्निफिकेशन, पहली मैग्निफिकेशन जो होती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस करता है, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा की गई मैग्निफिकेशन को रीमैग्निफाई करता है आपका ऑकुलर लेंस या फिर आप कहोगे आपका आईपीस। एंड दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं। नाउ ब्राइट फील्ड होता क्या है, ब्राइट फील्ड में हम उन माइक्रोब्स को देखते हैं जिन्हें हम स्टेन कर सकते हैं। जिन माइक्रोब्स को आप आसानी से स्टेन कर सकते हो वो आप ब्राइट फील्ड से देखते हो। सो uses visible light as a source of illumination। आपने अपनी लेबोरेटरीज में जो यूज किए हैं दैट आर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इटसेल्फ। So you are using visible light as a source of illumination. Structure smaller than 0.2 micrometer cannot be resolved and specimen appear against a bright background. Correct, background भी bright होता है और आपका specimen भी bright होता है. Inexpensive and easy to use and you are easily using them in your laboratories. अगर हम बात करें प्रिंसिपल यूजेस कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, to observe various stained specimen, to count microbes
एंड स्मॉल स्पेसिमेन जैसे वायरसेस को हम स्टेन नहीं कर पाते हैं इनसे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डार्क फील्ड। डार्क फील्ड, डार्क बैकग्राउंड, करेक्ट। दैट मीन्स आप बैकग्राउंड को डार्क करोगे लेकिन अपने स्पेसिमेन को एलिमिनेट करोगे, करेक्ट। इसकी स्पेशल बात यह है कि बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए आप स्पेसिफिकली डिस्क का यूज करते हो, ऑप्टिक डिस्क का यूज करते हो, जो कंट्रोल करती है कितनी लाइट एंटर करेगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको बैकग्राउंड करना है डार्क और स्पेसिमन करना है एल्यूमिनेट। तो आप क्या करते हो, आप ब्लॉक करते हो कि कंडेंसर पे कोई भी डायरेक्ट लाइट ना आए, ऑब्जेक्टिव लेंस पर कोई भी डायरेक्ट लाइट ना आए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस पर। आई विल राइट इट हियर। वी आर स्टडिंग अबाउट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड क्या स्पेशल फीचर है, इट ब्लॉक्स, आप याद रखोगे, यूजेस ऑप्टिक डिस्क दैट ब्लॉक direct light to enter objective lens। अब ध्यान से सुनो, अब डायरेक्ट लाइट का मतलब यह है कि लाइट सोर्स से कोई भी लाइट डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लेंस तक नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो लाइट आपके स्पेसिमेन से डिफ्रैक्ट हुई है वो जाएगी आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पर। रिपीट कर रही हूं, डार्क फील्ड में करना क्या है, बैकग्राउंड को रखना है डार्क और स्पेसिमेन को करना है एल्यूमिनेट। एंड कैसे करते हैं, हम ऑप्टिक डिस्क का यूज करते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस तक कोई भी डायरेक्ट लाइट को नहीं जाने देती। ऑब्जेक्टिव लेंस तक सिर्फ और सिर्फ वही लाइट जाएगी जो आपके स्पेसिमेन से डिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है, करेक्ट। So here we have uses special condenser with a opaque disc that blocks light from entering the objective lens directly। कोई भी direct light नहीं चाहिए, light reflected by the specimen enters the objective lens and the specimen appears light against a black या फिर आप कहोगे dark background, correct। This is the main important point। अब किसमें यूज किया जाता है, लिविंग माइक्रोस्कोप को, जो हम ब्राइट फील्ड से नहीं देख पाते, उन माइक्रोब्स को जिन्हें हम स्टेन नहीं कर सकते। स्टेन क्यों नहीं कर सकते, या तो वो माइक्रोब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेपोनोमा पैलेडियम एंड डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस जब हम करते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं योर लाइट माइक्रोस्कोप, दैट इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर लाइट माइक्रोस्कोप ओनली। नेक्स्ट इन द कैटेगरी वी हैव फेस कॉन्ट्रास्ट, दैट इज आप कॉन्ट्रास्ट डेवलप करोगे, कहीं पर जो स्पेसिमेन है वो आपको लाइट दिखेगा, कहीं पे डार्क दिखेगा, दिस इज योर कॉन्ट्रास्ट, राइट, डिफरेंट तरीके से दिखेगा आपको। तो अब हमें क्या करना क्या है, नाउ जब हम बात करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट की, जब आप फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यूज करते हो उस केस में आप टू डिफरेंट सेट ऑफ लाइट्स लेते हो। लाइट बीम्स हैं, दो डिफरेंट टाइप की होंगी, एक होगी डायरेक्टली लाइट सोर्स से आएगी और दूसरी जो होगी वो रिफ्लेक्ट होते ही स्पेसिमेन से आएगी। क्या करना है यहाँ पे, टू डिफरेंट सेट ऑफ लाइट बीम्स used। कैसे, वन डायरेक्टली
फ्रॉम लाइट सोर्स, एंड जो सेकंड है दैट कम्स डिफ्रैक्टेड फ्रॉम स्पेसिमेन। एंड फाइनली आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे। तो जब आप मर्ज करोगे वहां से आपको डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट डेवलप करेंगे, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, फेस कॉन्ट्रास्ट में हम डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट डेवलप करेंगे स्पेसिमेन या सैंपल पर, ताकि हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख पाए। दिस इज योर फेस कॉन्ट्रास्ट uses special condenser containing an annular ring shaped diaphragm. The diaphragm allows direct light to pass through the condenser, focusing light on the specimen, and a diffraction plate in the objective lens. Direct and reflected or diffracted light rays are brought together to produce the image. कोई भी स्टेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कंबाइन करेंगे दोनों सेट ऑफ लाइट्स को, ऑटोमेटिकली वो कंट्रास्ट डेवलप कर देगा। कब यूज करते हैं, डिटेल्ड एग्जामिनेशन, जब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो हम फेस कंट्रास्ट यूज करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट। इट इज वेरी सिमिलर टू योर फेस कंट्रास्ट, एंड स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि जब हमें 3D इमेज बनानी है उस टाइम पे हम यूज करते हैं डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। Like phase contrast uses differences in the refractive index to produce images. Same वही करना है. Uses two beams of light separated by prism and the specimen appears colored as a result of prism effect. अब इसमें स्पेशल फीचर क्या है, जब आपको पता है जब लाइट प्रिज्म के थ्रू पास करती है तो वो डिवाइड हो जाती है अपने 7 कलर्स में, करेक्ट। डिफरेंशियल इंटरफेरेंस का काम यही है। एडिशनली फेस कॉन्ट्रास्ट में जो कंपोनेंट्स हैं, 2 बीम ऑफ लाइट हैं वही यूज करनी है, लेकिन एडिशनली प्रिज्म का यूज करते हैं ताकि कलर डेवलप होता है। तो जब कंट्रास्ट डेवलप होगा तो आपको डिफरेंट कलर्स का कंट्रास्ट दिखेगा। यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का कंट्रास्ट दिखेगा आपको। तो जब आपको 3 डायमेंशनल इमेजेस चाहिए उस टाइम पे आप यूज करते हो डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट। प्लीज ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D इमेज बनती है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड इट इज अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इन द सीरीज इज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं फ्लोरोफोर्स का। फ्लोरोफोर्स एक्चुअली क्या है, दीज आर योर डाइज। ये जो डाइज हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं यूवी रेस को और एमिट करती हैं आपकी विजिबल लाइट को, एंड इफ वी आर एबल टू सी विजिबल लाइट हम स्पेसिमेन को अच्छे से देख पाते हैं। तो यही करना है हमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में। हमें अपने सैंपल को फ्लोरोफोर से सबसे पहले स्टेन करना है, उसके बाद उसे एल्यूमिनेट करना है यूवी रेस से या फिर नियर यूवी रेस से, एंड फाइनली जब हमें विजिबल लाइट मिलेगी तो हम अपने स्पेसिमेन को देख पाएंगे। So uses ultraviolet or near ultraviolet source of illumination that causes fluorescent compounds in the specimen to emit light. क्या uses है? For fluorescent antibody techniques to rapidly detect and identify microbes in tissue or clinical samples. इसी से रिलेटेड है आपकी कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। डिफरेंस ये है कि जब हम कॉनफोकल करते हैं उस टाइम पे हम स्पेसिमेन के एक पार्ट को स्टडी करते हैं एक पार्ट टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका कंप्लीट स्पेसिमेन है तो आप सबसे पहले इस पार्ट को स्टडी करेंगे, देन इसको, एंड फाइनली आप डिफरेंट इमेजेस को कंबाइन करके एक कंप्लीट स्पेसिमेन की इमेज बनाएंगे। कॉनफोकल का मतलब क्या है, एक पार्ट को एक टाइम पर स्टडी करना है एंड फाइनली डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट इमेज बनानी है। यूजेस अ सिंगल फोटोन टू एलिमिनेट वन प्लेन ऑफ अ स्पेसिमेन एट अ टाइम। एक प्लेन को एक टाइम पे स्टडी करना है टू ऑब्टेन 2D एंड 3D इमेजेस ऑफ सेल्स फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशन। तो कॉनफोकल में आप 2D और 3D दोनों इमेजेस बना सकते हैं। 2 फोटोन, 2 फोटोन्स का यूज करते हैं हम यहाँ पे। अब हम क्यों यूज करते हैं 2 फोटोन, स्पेसिफिकली इसलिए यूज करते हैं
इससे लेस डैमेज होता है आपके स्पेसिमेन को। करेक्ट। टू इमेज लिविंग सेल्स अप टू डेप्थ ऑफ 1 millimeter reduce phototoxicity and observe cell activity in real time. Coming to next, स्कैनिंग अकॉस्टिक। जब हम इसकी बात करते हैं उस केस में आप साउंड वेव्स का यूज करते हो। स्कैनिंग अकॉस्टिक में आप साउंड वेव्स का यूटिलाइजेशन करते हो। नेक्स्ट वी हैव आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन। सबसे पहले है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आप बात करते हो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एग्जैक्टली कंपोनेंट सेम है आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह। जैसे लेंसेज आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं, सिमिलर लेंसेज आपको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है, जब आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हो वहां पे लेंसेज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। करेक्ट। आपके पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा, फिर आपको इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगी। इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी आपकी कंडेंसर पर, देन आपके सैंपल पर, देन आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पर। एंड लेंस इज योर, क्या है आपका लेंस यहां पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। देन यू हैव योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फाइनली यू हैव अ प्रोजेक्टर लेंस। प्रोजेक्टर लेंस एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज बनाएगा। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। uses a beam of electron instead of light, correct. Electron pass through the specimen, correct. हम specimen तक आ गए। Because of the shorter wavelength of electrons, structure less than 0.2 micrometer can be resolved. Image produces 2 dimensional. कब यूज करते हैं? वायरसेस और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी में। जब हम बात करते हैं स्कैनिंग, स्कैनिंग में आपको याद करना है इलेक्ट्रॉन सोर्स से, इलेक्ट्रॉन सोर्स से जो आपकी बीम आएगी, इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, उसे बोलेंगे प्राइमरी बीम। इलेक्ट्रॉन सोर्स से आपके पास जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी उसे बोलेंगे प्राइमरी बीम। प्राइमरी बीम जाएगी आपके स्पेसिमेन पर एंड ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? स्पेसिमेन से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करेगी। दैट मीन्स जब आपकी प्राइमरी बीम आपके स्पेसिमेन या सैंपल पर टकराएगी तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं उसे बोलेंगे सेकेंडरी बीम। एंड फाइनली इन सेकेंडरी बीम, मतलब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को करेक्ट करके हम एक इमेज बनाएंगे। तो स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में याद रखना है कि जो इमेज बनती है वो आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की बनती है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से इमेज नहीं बन रही है। यूज ऑफ beam of electron instead of light, electrons are reflected from the specimen because of shorter wavelength, structure smaller than 0.2 micrometer can be resolved, image produced appears 3 dimensional। 2 dimensional image चाहिए तो कौन सा माइक्रोस्कोप 2 dimensional इमेज बनाता है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है? वो है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू स्टडी सरफेस फीचर्स ऑफ सेल एंड वायरसेस। करेक्ट। नेक्स्ट इज जो हमारे हैं स्कैनिंग प्रोब्स, स्कैनिंग टनलिंग, यूज ऑफ थिन मेटल प्रोब। यहाँ पे हम मेटल का प्रोब यूज करेंगे टू स्टडी। आप करते क्या हो प्रोब्स में? आप प्रोब लेते हो सिंपली एंड उसको आप स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करते हो, जो आपका सैंपल है उसके ऊपर मूव करते हो। तो आप क्या देखो, कहीं पे डिप्रेशन होगा, कहीं पे जो स्ट्रक्चर है वो अपलिफ्टेड होगा। इसी डिप्रेशन और अपलिफ्टमेंट को डिटेक्ट करते हुए एक इमेज बनती है। स्पेसिमेन प्रोड्यूसेस इमेज रिलीविंग द bumps and depression of the atoms on the surface is much greater। रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी है स्कैनिंग प्रोब में। एटॉमिक फोर्स में ये याद रखना है, मेटल और डायमंड का प्रोब यूज होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट।
इन केस ऑफ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी आप मेटल और डायमंड का प्रोब यूज करते हो 3D इमेज जनरेट करने के लिए, और इस केस में कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इन द कैटेगरी, तो अब जब हमने ये सारे डिफरेंट टाइप्स देख लिए हैं, अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं लास्ट ईयर्स में। करेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखना है दैट इज ऑफ 2022 लास्ट ईयर क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है दैट इज, मुझे ऐसे लगता है कि आपको ट्रिक्स आनी चाहिए टू सॉल्व अ क्वेश्चन क्विकली, बेटर इन अ बेटर वे एंड इन अ इजी वे। आपको इतना लोड नहीं लेना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको बहुत ट्रिकी वे में सॉल्व करने चाहिए क्वेश्चंस को। अब जैसे इसमें पूछा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहा है ना, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन बीम कहां से आ गई और एक्सरे बीम कहां से आ गई, दो ऑप्शन तो गए। करेक्ट, अब दोनों ऑप्शन जो बचे हैं उनको देखो, इलेक्ट्रॉन गन, ऑब्जेक्टिव लेंस, पॉजिट्रॉन बीम, प्रोजेक्टर लेंस। इलेक्ट्रॉन बीम, प्रोजेक्टर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर लेंस। अब मुझे एक बात बताओ, बीम तो मैं इलेक्ट्रॉन की यूज कर रही हूं, पॉजिट्रॉन बीम कहां से आ गई? दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, so the only option correct is option C. So different components of transmission electron microscope are electron beam, projector lens, objective lens, condenser lens. यहां तक आ गए तो एक बार functions देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां से आपको बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगी। प्रोजेक्टर लेंस क्या करेगा? प्रोजेक्टर लेंस करेगा जो आपकी इमेज है, स्पेसिमेन की जो इमेज है उसको प्रोजेक्ट करेगा ऑन अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन ताकि वो हमें दिख पाए। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस प्राइमरी मैग्निफिकेशन करता है या फिर बीम ऑफ लाइट डायरेक्टली स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव लेंस पर आती है। कंडेंसर लेंस दैट इज कंडेंसेस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, that is of 2021. Which of the following microscope technique provides a three-dimensional perspective of live, unstrained and transparent specimen obtained from wild? अगर आप डायरेक्टली देखो सेम लाइन एज इट इज आपको उस टेबल से मिल रही है यहाँ पर, तो कौन सी माइक्रोस्कोपी है जो आपको 3 डायमेंशनल इमेजेस जनरेट करती है? कॉन्फोकल नहीं, फ्लोरेसेंस नहीं, फेस कॉन्ट्रास्ट नहीं, ओनली एंड ओनली डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। प्लीज जो भी डिफरेंट माइक्रोस्कोपी आपने देखी है उनमें कौन सा 2D इमेज जनरेट कर रहा है, कौन सा 3D, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्फोकल क्या है? कॉन्फोकल आपकी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है जहां पे आप एक टाइम पे एक पार्ट को या फिर आप कहोगे एल्यूमिनेट करते हो और एक पार्ट को एक टाइम पर देखते हो, पूरा स्पेसिमेन एक साथ नहीं देखते। नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंट जहां पे आप फ्लोरोक्रोम्स का यूज करते हो, दैट इज वो ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं आपके यूवी रेज को और गिव आउट करते हैं विजिबल रेज, जिससे आपका स्पेसिमेन विजिबल हो जाता है। फेस कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। क्यों? 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइट यूज करते हैं। डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर फेस कॉन्ट्रास्ट जहां पे हम प्रिज्म का यूज करते हैं टू डिटेक्ट a 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ आर स्पेसिमेन इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2021। देख रहे हो एक ही साल में 2 क्वेश्चन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, या फिर आप कहोगे माइक्रोस्कोपी के 2 क्वेश्चन है एक ही साल में। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 100x and of the eyepiece is 10x. Magnification power of the microscope is, and ये आपका टाइप सेक्शन सी का क्वेश्चन है, एनटीए टाइप क्वेश्चन है, दैट इज आपको मैन्युअली ऐड करना है आंसर, आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। तो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इक्वल होता है आपका मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, या फिर आप कहोगे ओकुलर लेंस।
करेक्ट। तो आपको क्या वैल्यूज दी हुई हैं, आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन है 100 एंड आईपीस की मैग्निफिकेशन है 10। तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ योर माइक्रोस्कोप इज 1000x। दिस इज योर आंसर। 1000x is the total magnification of your compound माइक्रोस्कोप। क्या फॉर्मूला यूज करना है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इक्वल होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, देखो पहले एक बार चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ लेंस विद नेगेटिव पावर इज यूज्ड, अ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज लेस देन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, focal length of lens is greater than the least distance for clear vision, magnification depends only on the focal length of lens। करेक्ट। मुझे ऐसे लगता है जब एक क्वेश्चन में दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आती हैं वो और ज्यादा आसान हो जाता है। करेक्ट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि बी और सी दो कंट्रास्टिंग है, तो मतलब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ए को हटाओ और डी को हटाओ। अब आ जाओ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज लेस देन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ये सही ऑप्शन है कि जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो फोकल लेंथ को, जो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है 25 सेंटीमीटर, उससे कम रखते हो। क्यों कम रखते हो, ध्यान से देखना। जब भी आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो आपके जो आपका स्पेसिमेन है वो आपके आईज के बहुत पास होता है। करेक्ट। तो हम अपने लीस्ट डिस्टेंस से बहुत पास रखते हैं अपने स्पेसिमेन को हमारी आईज के। इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको इतना भी समझ आ जाए कि लीस्ट डिस्टेंस हमारा 25 है और उससे पास रखते हैं हम अपने स्पेसिमेन को, सो हम ऑप्शन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज लेस देन द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। दिस वाज क्वेश्चन ऑफ 2019। सो ये क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं रिलेटेड टू माइक्रोस्कोप एंड डायरेक्टली पूछे गए हैं, कुछ भी चेंजेस ज़्यादा नहीं किए गए हैं। थ्योरी पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए। एंड मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन आई थिंक बहुत आसान है, एक सिंगल फॉर्मूला है एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम मैग्निफिकेशन दिस ईयर ऑल्सो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें हमें स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, दैट इज डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आपके सेल मेम्ब्रेन के हैं उनको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी नो सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है इट इज एक्सप्लेन्ड बाय आर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल एक्सप्लेन करता है आपके मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एंड इट सेज कि जो आपका स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो रिजेंबल करता है आइसबर्ग्स इन सी। दैट इज कि आपकी जो सी है, मतलब इतना सी का जो पानी है उसमें जहां जहां पे जैसे आपको कहीं कहीं पर आपको आइसबर्ग्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही आपके पास सी ऑफ लिपिड्स है जिसमें आपको आइसबर्ग्स की तरह प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। सो यू हैव योर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एज आइसबर्ग्स इन सी। करेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसमें हमारे पास हैं तीन कंपोनेंट्स, तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके। पहले है आपके पास लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। करेक्ट। तो थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आपके सेल मेम्ब्रेन के हैं वो है लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कमिंग टू, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिपिड से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है,
लिपिड्स हमें पता है स्ट्रक्चरल बैकबोन है हमारे सेल मेम्ब्रेन के। स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड्स। तो जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में 3 डिफरेंट लिपिड्स हैं। 3 डिफरेंट लिपिड्स हैं। फॉस्फोग्लिसराइड्स, sphingolipids and finally स्टीरॉल। करेक्ट। 3 डिफरेंट लिपिड्स जो हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज फॉस्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड स्टीरॉल्स। स्टार्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोग्लिसराइड्स सबसे पहले ग्लिसराइड्स क्या हैं? ये ग्लिसराइड्स क्या हैं? ये हैं आपके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ये हैं आपके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। करेक्ट। ठीक है, ग्लिसराइड तो मिल गया, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब ये फॉस्फो क्या है? इस ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड पे जुड़ जाता है आपका फॉस्फेट। एंड दोनों एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट मिलके बनाते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। करेक्ट। यू हैव योर ग्लिसरॉल, 3 कार्बन है आपके ग्लिसरॉल में, तो यहां पर है आपका फैटी एसिड 1, ये है सॉरी दिस इज योर फैटी एसिड 2 एंड यहां पर है आपका फॉस्फेट ग्रुप। एंड फॉस्फेट ग्रुप से डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हो सकता है इथेनॉल अमाइन, कोलीन एंड सीरीन। तो ये है आपके फॉस्फोग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स क्या है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड एंड फॉस्फो मींस एक फैटी एसिड और जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ा हुआ है, और उस फॉस्फेट से डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स जुड़ते हैं, जैसे इथेनॉल अमाइन। अगर इथेनॉल अमाइन जुड़ा तो ये बन जाता है फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, कोलिन जुड़ा फॉस्फेटिडाइल कोलिन, एंड सीरीन जुड़ा तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन। दिस आर योर फॉस्फोग्लिसराइड्स। करेक्ट। एंड याद रखना मेजर कंपोनेंट जो आपकी सेल मेम्ब्रेन का है वो फॉस्फोग्लिसराइड्स है। करेक्ट। एंड एक चीज और याद रखनी है, जब हम बात करते हैं ये बॉन्ड, ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच का जो बॉन्ड है ये है एस्टर बॉन्ड। लेकिन जब हम आर्के बैक्टीरिया की बात करते हैं, जब हम आर्के बैक्टीरिया की बात करते हैं उस केस में ये बॉन्ड होता है ईथर बॉन्ड। जब आप बात करते हो आर्के बैक्टीरिया तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच का जो बॉन्ड है वो ईथर बॉन्ड होता है, एंड बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स में इट इज एस्टर बॉन्ड। तो ये बात हो गई फॉस्फोग्लिसराइड्स की। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्फिंगोलिपिड्स की। नाउ स्फिंगोलिपिड में फॉस्फोग्लिसराइड्स में बैकबोन किसकी थी? ग्लिसरॉल की। स्फिंगोलिपिड्स में बैकबोन होगी आपकी स्फिंगोसिन की। एंड स्फिंगोसिन आपका अमाइनो एल्कोहल है।
दैट मीन उसमें आपको अमाइन ग्रुप भी देखने को मिलेगा और एल्कोहल ग्रुप भी देखने को मिलेगा। जो आपका अमाइन ग्रुप है उससे जुड़ता है आपका फैटी एसिड, एंड जो एल्कोहल है उससे जुड़ता है आपका फॉस्फेट। एंड फॉस्फेट से वही स्मॉल ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल है, अगर स्मॉल ग्रुप जो जुड़ा है, एग्जांपल अगर वो स्मॉल ग्रुप फॉस्फोराइल कोलीन है, फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ स्मॉल ग्रुप फॉस्फोराइल कोलीन है, तो उसको बोलते हैं स्पिंगोमाइलिन। दैट इज नोन एज स्फिंगोमाइलिन। करेक्ट। तो जब हम स्पिंगोलिपिड्स की बात करते हैं उस केस में हमारे पास बैकबोन है स्फिंगोसिन की, जो एक एमाइनो एल्कोहल है, एंड उसके साथ अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ता है फैटी एसिड, एंड एल्कोहल ग्रुप से जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, एंड इस फॉस्फेट से एडिशनली स्मॉल ग्रुप जुड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोराइल कोलिन। अगर फॉस्फोराइल कोलिन जुड़ता है तो ये बनता है आपका स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ दो लिपिड डिस्कस कर दिए, फॉस्फोग्लिसराइड्स और स्पिंगोलिपिड डिस्कस कर दिए। अब देखते हैं स्टीरॉल्स। सबसे पहले तो जो स्टीरॉल, मेजर स्टीरॉल जो आपको एनिमल सेल मेम्ब्रेन में दिखता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। मेजर स्टीरॉल इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन वो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। एंड प्लांट्स में आपको कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरॉल्स दिखने मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता। प्लांट्स हैव कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरॉल्स। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, या आप कहोगे फ्लूडिटी जो है आपकी मेम्ब्रेन उसको रिड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल reduces fluidity of cell membrane। करेक्ट। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा लिपिड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड स्टीरॉल्स। करेक्ट। जब हमने फॉस्फोग्लिसराइड्स की बात करी, ग्लिसराइड क्या है हमारा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, फॉस्फेट ग्रुप उससे अटैच होता है, किस बॉन्ड से? एस्टर बॉन्ड के थ्रू है, एंड डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स अटैच होते हैं फॉस्फेट ग्रुप पे, इथेनॉल, अमाइल, कोलिन, सीरीन। जब हमारे स्पिंगोलिपिड पे बैकबोन किसकी है? स्फिंगोसिन की है, जो कि एक एमाइनो एल्कोहल है। अमाइनो ग्रुप से अटैच्ड है फैटी एसिड, एल्कोहल से अटैच्ड है फॉस्फेट, जिसके साथ फाइनली डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स अटैच होते हैं। स्टीरॉल्स, मेजर स्टीरॉल इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरॉल्स देखने को मिलते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसेस फ्लूइडिटी ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। लिपिड के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट क्या डिस्कस करना है? प्रोटीन्स। अब अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स कौन से? 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स,
पेरिफेरल प्रोटीन्स and lamps, that is lipid anchored membrane proteins. इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये आपकी मेम्ब्रेन है, इसमें इम्बेडेड है आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं, इम्बेडेड इन मेम्ब्रेन. अब मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है तो दे आर नॉट इजी टू रिमूव. नेक्स्ट वी हैव पेरिफेरल प्रोटीन्स. पेरिफेरल मीन्स पेरिफेरी पे, एजेस पर मिलेंगे, ऑन द एजेस ऑफ मेम्ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी मेम्ब्रेन है, दिस साइड मेम्ब्रेन एक्सटीरियर है और इस तरफ इंटीरियर है, तो आपको देखने को मिलते हैं यहां पर और यहां पर पेरिफेरल प्रोटीन्स. लिपिड एंकल पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात करें, लिपिड एंकल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, पेरिफेरल प्रोटीन्स को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. तो इनके पास प्रॉपर्टी है of integral as well as peripheral proteins. Peripheral proteins. तो जब हमने प्रोटीन्स की बात करी, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं. इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, पेरिफेरल ऑन द एजेस प्रेजेंट है, एंड लिपिड एंकल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इंटीग्रल एज वेल एज पेरिफेरल प्रोटीन दोनों. अब कैसे कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है उनकी तरह तो लिपिड एंकल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पेरिफेरल प्रोटीन्स की तरह एजेस पर प्रेजेंट है, लेकिन ये इंटीग्रल प्रोटीन जैसे क्यों है? क्योंकि ये कोवलेंट इंटरैक्शन शो करते हैं लिपिड्स के साथ, इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स के साथ, इसलिए ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं. नेक्स्ट इन द कैटेगरी वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 2 to 10% होते हैं आपके मेम्ब्रेन में. एंड बात करें तो कैसे प्रेजेंट है, आइदर एसोसिएटेड विद लिपिड्स और प्रोटीन्स, आइदर एसोसिएटेड with lipid और प्रोटीन. तो सबसे कम कंपोनेंट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, दैट इज 2 to 10% इन मेम्ब्रेन. इट इज आइदर एसोसिएटेड विद लिपिड्स और प्रोटीन्स. सो दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन. अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पर. 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोलिपिड. अब मेरे को बात बताओ, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड है मतलब ग्लूकोज और यू कैन से शुगर इज अटैच टू लिपिड. जब मैंने बात करी फॉस्फेटिडाइल कोलिन, मैंने शुगर की बात करी थी? नहीं करी. फॉस्फेटिडाइल सीरीन की बात करी, वहां पे करी? नहीं. कार्डियोलिपिन इज ऑल्सो अ फॉस्फेटिडाइल, फॉस्फोग्लिसराइड ही है आपका कार्डियोलिपिन भी. तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सेरिब्रोसाइड. तो ओनली और यू कैन से ग्लाइकोलिपिड जो ऑप्शन में है वो है आपका सेरिब्रोसाइड. रीसेंट क्वेश्चन इट इज.
नेक्स्ट इज आर्कियल सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड्स दैट आर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, एस्टर लिंकेड होता है, नहीं, ब्रांच एल्काइल चेन नहीं, लीनियर एल्काइल चेन नहीं, ईथर लिंक्ड होता है। एंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वहां पे भी पूछा जा सकता है। सिफेलिन अ बायोलॉजिकल सर्फेक्टेंट इज, आपका जो सिफेलिन है दैट इज 2015 का क्वेश्चन है ये। सिफेलिन आपका इथेनॉल अमाइन फॉस्फोग्लिसराइड है, ये आपका फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन है आपका सिफेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following statement about biological membranes, the incorrect one is that they कोवलेंट असेंबलीज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, क्या कोवलेंट इंटरैक्शन है आपका लिपिड और प्रोटीन्स के बीच में? नहीं। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। फॉर्म सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स, करेक्ट, आपकी जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मे हैव चैनल्स एंड पंप्स, करेक्ट, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है, एक्चुअली चैनल्स और पंप्स होते हैं। शो फ्लूइड लाइक बिहेवियर, ये भी सही है। Next we have transport activities in cell membranes are carried by, whereas fluidity of membranes is maintained by। तो मुझे ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले ये याद आया कि मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आया? ये भी नहीं, ये भी नहीं। दो ऑप्शन है, लिपिड प्रोटीन्स, प्रोटीन लिपिड्स। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी इन सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? प्रोटीन्स। एंड फ्लूइडिटी किसकी वजह से है? लिपिड्स की वजह से। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। So this is all about this session. Thank you very much.